Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So today once again we are going to add some more important session for this mock practice series for the BFM CIB exams, right? So in the previous session we have already covered the module A chapter, we can say unit 1 international banking. So if you have not seen that session, then just go through that so that your all the related questions, or we can say expected questions from that chapter will be covered, right? सो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ भी हमारा मॉड्यूल सी से कुछ जो ट्रेजरी मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चंस था, और आपका रिस्क रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यू है। ये आपका है हमारा सीरीज 10 और अभी तक 9 अपलोड हो चुका है, और इसके साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है केस स्टडी वो भी हुआ है। आप एबीएम एंड बीएफएम दोनों का थोड़ा चेक कर लीजिएगा, लास्ट 1 मंथ का सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन रेफर दैट। सो आई एम सुमंत, लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। तो चलिए आज के सेशन हम आरन करते हैं। जैसे कि आई टोल्ड यू कि अभी हम मॉड्यूल ए को कंटिन्यूअसली खत्म करेंगे, ठीक है। तो अभी ये रहा, हमने पहले इंटरनेशनल बैंकिंग खत्म कर लिए थे, और इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सचेंज रेट्स। तो अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टोटल कितना है, आई थिंक 12 to 28 16 क्वेश्चन है। सो अच्छा रहेगा। सो जब आप आंसर करिएगा, बिफोर लिसनिंग टू द आंसर, जस्ट ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, एनालाइज इट, देन मैच द आंसर विद द करेक्ट वन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। 1 second. Okay, so here you can see the first question is when when foreign when foreign currency is fixed and value of home currency is variable, it is called as. So this is very easy one, ठीक है। so जो लोग को पढ़े होंगे उनके लिए तो इजीली ये आंसर हो जाएगा, और जो लोग नहीं पढ़े जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट, ठीक है। सो जब फॉरेन करेंसी हमारा फिक्स्ड रहता है और वैल्यू ऑफ द होम करेंसी वेरिएबल रहता है, उस टाइम व्हाट वी कॉल दिस, these are the options: डायरेक्ट रेट, इनडायरेक्ट रेट, क्रॉस रेट, वेरिएबल रेट और नॉन ऑफ दिस, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट, जब आप एक याद रख सकते हैं, जब फॉरेन करेंसी आपका फिक्स रहता है, so that time this is known as direct rate, ठीक है। so that means indirect rate foreign currency is fixed, and in indirect rate क्या होगा आपका, foreign currency आपका वेरी करेगा, गट इट। और यहाँ पर फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड आपका है फॉरेन करेंसी आपका डायरेक्ट में, और जो है हमारा होम करेंसी ये आपका वेरिएबल हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका अगर फॉरेन करेंसी वेरिएबल हो गया, सो इन दैट केस आपका होम क्या होगा, आपका फिक्स्ड होगा। सो यहाँ पर आप डायरेक्ट को आइदर फॉरेन को पकड़िए, सो यहाँ पर फॉरेन अगर फिक्स्ड रहेगा, इनडायरेक्ट में आपका वेरी करेगा। एक को याद रखिए, दूसरा वाला अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप होम को याद रखते हैं, होम आपका डायरेक्ट में वेरी करेगा और इनडायरेक्ट में फिक्स रहेगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर आपका फिक्स रहता है, ये आपका वेरी करेगा, सो दोनों अपोजिट हो जाता है। सो कोई एक को पकड़िए, देन यू कैन इजीली रिमेंबर द नेक्स्ट वन एज वेल। सो यहाँ पर हमारा 2 क्वेश्चन कवर हो गया, पर ये जो क्वेश्चन दिया है फॉरेन करेंसी फिक्स है, सो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। सो अभी हमने इसको डिस्कस कर लिए। यहाँ पर क्या बोला है, देखिए होम करेंसी फिक्स्ड है और अभी प्रीवियसली फॉरेन करेंसी फिक्स्ड है। अभी यहाँ पर क्या है, फॉरेन करेंसी वेरिएबल है। आई टोल्ड यू कि एक वेरिएबल को याद रखिए, देन यू कैन इजीली आंसर। सो इसका जो आंसर है जल्दी से बोलिएगा, जस्ट आंसर इट। ओके, सो दिस इज द इनडायरेक्ट रेट, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया व्हिच टाइप ऑफ रेट इज अप्लाइड। सो which type of rate in India we can say this is applied. So option A, B, C, D, E. So the same options are there. So just try to answer it. So in India the direct rate is applied, ठीक है। So direct rate के जो definition है, so that's fit for our home because here home our India is, right. So direct में क्या है आप यहाँ पर पता कर सकते हैं, जैसे कि आपका फॉरेन करेंसी क्या है, फिक्स्ड है, होम करेंसी वेरिएबल है। So in India direct rate is applied, got it. So in India exchange rates are decided by whom. So in India जितने भी हमारा exchange rate होता है, who decide all those things. First है RBI, FEDI, IBA, market forces और none of this, ठीक है। So try to answer this.
सो यू कैन इजीली सी एक्सचेंज रेट, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज जो एक्सचेंज रेट होता है ये वेरी डायनेमिक होता है, यू कैन से वोलेटाइल इन नेचर। और वोलेटाइल जब होता है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द मार्केट फोर्सेस। सो नॉर्मली यू कैन से मार्केट फोर्सेस डिसाइड द एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस इट्स आल्सो चेंजेस साइमल्टेनियसली, गॉट इट। सो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। सो द क्वेटेशन, यू कैन सी द क्वेटेशन इज गिवन बाय दिस, सी हियर यहाँ पर क्या दिया है आपका क्वेटेशन दिया है, यूएस डॉलर दिया है 1 दैट इज इक्वल टू 44 रुपीज 40 पैसा टू 44 रुपीज टू 50 पैसा, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो रेंज है 44 रुपीज टू 40, दैट मीन्स 10 पैसे का आपका क्या है डिफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। ये 10 पैसे के अंदर ही वेरी करेगा। सो ये यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है आपका फॉरेन करेंसी है, ये क्या है आपका फिक्स्ड है, और यहाँ पर हमारा होम करेंसी क्या है हमारा इंडियन रुपीज है, ये क्या हो रहा है आपका वैरी हो रहा है। सो व्हेनेवर होम करेंसी इज वैरिंग एंड फॉरेन करेंसी इज फिक्स्ड, that case this is known as, we have already known the definition of this answer, you can easily answer it. So this is known as direct rate because home currency is variable, fixed foreign currency is fixed. So next वाला क्वेश्चन देखिए, when nostro account of the bank is credited before the payment to the tender of foreign exchange, ठीक है। जब नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द बैंक इज क्रेडिट हो जाता है बिफोर द पेमेंट टू द टेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स विल बी अप्लाइड। सो इन केस ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट पहले से ही क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो नोस्ट्रो अकाउंट का डेफिनेशन जब हम प्रीवियसली वीडियो में आपका कवर हो गया इंटरनेशनल बैंकिंग में, एक के साथ एक आपका जो है लिंक है, ठीक है। सो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, आपको फुल डिटेल्स मिल जाएगा। सो यहाँ पर जब नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट हो जाता है बिफोर पेमेंट टू द टेंडर, ठीक है, और वेंडर यू कैन से, सो बिफोर पेमेंट टू द टेंडर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, और आपका नोस्ट्रो अकाउंट पहले से ही क्रेडिट हो जाता है, तो उस टाइम कौन सा वाला रेट अप्लाइड होगा। सो वेरी अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। सो जब नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम जो रेट अप्लाई होगा दैट इज टीटी बाइंग रेट। एंड एक केस स्टडी हमारा था जिसमें आपका जितने भी रेट्स है क्या है फुल्ली डिटेल्स, एक केस स्टडी आपको फुल्ली डिटेल्स में बताया गया है कि कैसे क्या कवर होता है, आप उस केस स्टडी को रेफर पक्का करिएगा। एंड ये मॉड्यूल ए का केस स्टडी है, जस्ट 1 वीक से पहले ही हुआ है, सो यू कैन रेफर दैट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एक है, आप उसको जो हेडिंग होगा आपका फॉरेन एक्सचेंज होगा एंड उसमें रेट्स भी मेंशन हुआ होगा, ठीक है। सो आप वो वाला रेफर करिए, आपको ये जो चारों रेट्स है फुल्ली विथ एग्जांपल्स क्या टर्मोलॉजी होना चाहिए, सो दैट आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट हो जाता है एंड आपका बिफोर द पेमेंट टू द टेंडर ऑफ दैट फॉरेन एक्सचेंज, तो यू कैन से जब नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट होता है उस टाइम जो अप्लाइड होगा रेट दैट इज टीटी बाइंग रेट। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक क्या हो रहा है इसको बाय कर रहा है, ठीक है। सो इसको परचेस करेगा और उसके कन्वर्ट करके आपको जो लोकल करेंसी में पे करेगा, ठीक है। सो ये हो जाता है आपका टीटी बाइंग रेट। सो फुली डिटेल्स आप उसको फॉलो करिए, अगर यहाँ पर हम डिस्क्राइब करने लगे तो फिर इट विल टेक सम मोर टाइम, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या है, द व्हेन यहाँ पर था बिफोर, एक यहाँ पर देखिए बिफोर द पेमेंट, बिफोर पेमेंट से पहले ही हमारा अगर क्रेडिट हो गया तो यहाँ पर हो गया टीटी बाइंग रेट। ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हेन नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द बैंक इज क्रेडिटेड लेटर than the payment to the tenderer of foreign exchange, which of the following rates is applied। सो जब नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट होता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ द टेंडरर, तो उस टाइम जो हमारा रेट्स अप्लाइड होता है, so that rate is बिल्स बाइंग रेट, ठीक है। अगर बिफोर द पेमेंट होगा देन दैट इज टीटी बाइंग रेट, ठीक है। टेलीग्राफिक ट्रांसफर होता है टीटी, आपका अगर बाद में होगा लेटर देन द पेमेंट to the tender of the foreign exchange, then this is the rate will be applied, that is bill buying rate। So here is the next question, when there is a outward remittance, whenever there is a outward remittance and handling of import bills is involved, which of the following
rates will be applied. ठीक है, so you can see this is the keyword import bill is involved and outward remittance, two keywords has been given. so import bill है, एक होता है हमारा एक्सपोर्ट और क्या होता है हमारा इंपोर्ट। जैसे हमारा इंडिया का है और ये आपका यूएसए के है, तो अगर इंडिया से यूएसए भेजते हैं ये हो गया आपका एक्सपोर्ट, अगर यूएसए से हमारा इंडिया हो जाता है दिस इज इंपोर्ट, दिस इज एक्सपोर्ट। सो एक्सपो इंपोर्ट बिल इज इन्वॉल्व, ठीक है, इंपोर्ट बिल आपका यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर एक बिल ये हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट विल बी अप्लाई, तो यहाँ पर क्या है, देखिए जब इंपोर्ट आपका कीवर्ड रहता है तो कौन सा वाला है आपको वो वाला सेक्शन में फुली क्लियरली बताया गया है, तो यहाँ पर आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्स सेलिंग रेट आपका अप्लाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, जो है बैंक होगा पकड़े, तो वो लोग इसको सेल करेंगे और उसके एक्सचेंज में क्या लेंगे, जो भी हमारा इंपोर्टर है उससे आपका रुपीज लेके ये जो बिल्स को सेल करेंगे, ठीक है। सो ये रहा आपका बिल सेलिंग रेट, ये जो अगर इंपोर्ट बिल्स है so you can easily answer it, that is bill selling rate. so यहाँ पर बिल्स है तो यहाँ पर टीटी का नाम ही नहीं आएगा, so import का केस है, so that will be the rate will be applied, that is bills selling rate, ठीक है। और आउटवर्ड रेमिटेंस भी है, गॉट इट। आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब देखिए क्या है, आपका जो मनी है आउटवर्ड जाएगा, मतलब हमारा हमसे कहीं बाहर जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज आउटवर्ड रेमिटेंस, इनवर्ड होगा तो इट्स कमिंग to our own, that means if some amount is coming from USA to India, that is inward, और India to USA जा रहा है, that is outward, ठीक है। सो ही हो रहा है ना, हम रेमिटेंस करेंगे, ये हो गया हमारा इंडिया, ये हो गया यूएसए, हम इसको एक बिल में ही सेंड करें ना, थोड़ी ना पैसा भेज सकते हैं, तो इसके लिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज बिल होता है, सो इंपोर्ट बिल होता है। सो यहाँ पर ये इंडिया वाला जाएगा बैंक के पास, एक बिल परचेस करेगा, ठीक है। सो इसको बिल सेल करेंगे और उसके बदले में एक्सचेंज में क्या लेंगे, जो इंडियन जो पैसा होगा, ठीक है। तो ये उस बिल को ट्रांसफर कर लेगा यूएसए के पास, वो उसको एक्सचेंज करके अपना जो है कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जब यूएसए के पास इस बिल को क्रेडिट करेगा तो क्या करेगा, जो यूएसए का बैंक है वो क्या करेगा, जब आपको और एक एग्जांपल दे देते हैं, जब यूएसए का बिल सोचिए कोई एक्सपोर्ट बिल आया है तो ये इंडियन वाला क्या करेगा, एक्सपोर्ट बिल के केस में इंडियन वाला जाएगा बैंक में, ठीक है, और वो वाला को सेल कर देगा और बैंक क्या करेगा, परचेस करेगा, उसके बदले में इसको कैश दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट बिल के केस में वी कैन से जब एक्सपोर्ट होता है, सो इन दैट केस द रेट इज अप्लाइड, दैट इज बिल परचेस रेट, गॉट इट। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए when there is a sale of foreign exchange but import bills are not handled, which rate will be applied। जब आपका एक सेल हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का और इंपोर्ट बिल इन्वॉल्व नहीं है, तो कौन सा बिल आपका यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, दैट इज अगर इंपोर्ट बिल आपका इन्वॉल्व नहीं है तो और कोई बिल हो सकता है, पर यहाँ पर आपका क्लियरली मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। सो जब भी आपका सेल होगा व्हिच रेट विल बी अप्लाइड, दैट विल बी टीटी सेलिंग रेट, क्योंकि सेल हो रहा है। देखिए बैंक होगा, सेलिंग कब होता है, देखिए बैंक आपको यहाँ पर सेल करेगा और उसके बदले में आप उसको क्या पे करेंगे, आपका INR रुपीज पे करेंगे, सो ये होता है सेल। सो यहाँ पर आपका कौन सा वाला रेट अप्लाई होगा, दैट इज टीटी सेलिंग रेट। अगर बिल्स आर नॉट हैंडल, ठीक है, इंपोर्ट और जो भी है कोई भी अगर बिल्स हैंडल नहीं हो रहा है देन उस केस में हमारा सेलिंग के केस में आपका टीटी सेलिंग रेट अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर बिल्स इन्वॉल्व है देन बिल सेलिंग रेट, गॉट इट। So why exchange rate for purchase or sale of foreign currency are most unfavorable? So जो भी exchange rate है, so this is unfavorable for the purchase of and sale of the foreign currency. So इसको unfavorable क्यों बोला जाता है, so इसका कारण क्या है, क्या कॉज हो सकता है, so यही वाला ऑप्शंस में है, तो देख सकते हैं। सो इसको याद रखिएगा क्या कारण हो सकता है, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। इसको हम क्यों मानते हैं कि एक बेसिक फैक्टर है कि आपका ये मार्केट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो एक्सचेंज रेट वैरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट। सो यहाँ पर देखिए होल्डिंग कॉस्ट ऑफ करेंसी इज हाई, बैंक डज नॉट गेट एनी एक्सचेंज कमीशंस, बैंक रन्स द रिस्क ऑफ काउंटरफिट करेंसी, बोथ A and C एंड ऑल ऑफ दिस। सो देखिए एक्सचेंज रेट में अगर यहाँ पर देखिए व्हिच वन व्हाई दिस इज एक्सचेंज रेट्स आर अनफेवरेबल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं हम पहले जो आंसर नहीं है उसको हम
यू नो अलग कर लेते हैं सो दैट हमें पता चल जाएगा। देखिए बैंक डज नॉट गेट एनी कमीशन, बैंक को कमीशन मिलता है, सो यहाँ पर तो ये नहीं है, इसको कमीशन मिलता है, सो दैट इज बैंक गेट्स सम कमीशन। बैंक रन्स द काउंटरफिट करेंसी, सो देखिए ये तो हमेशा है, फिर भी तो बैंक इसके साथ डील करता ही है, ठीक है। सो ये वाला भी इतना भी फेवरेबल नहीं है। सो मेन इंपॉर्टेंट जो है, हम किस लिए इसको अनफेवरेबल मानते हैं, दैट इज होल्डिंग कॉस्ट ऑफ द करेंसी इज टू हाई, ठीक है। सो जो भी करेंसी है उसका जो होल्डिंग कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज द रीजन फॉर द अनफेवरेबलनेस ऑफ द एक्सचेंज रेट्स फॉर द परचेस एंड सेल ऑफ द फॉरेन करेंसी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन buying and selling rate of quoted by an authorized dealer is called। so जब आपका authorized dealer होता है वो दो आपका होता है, that is एक होता है buying और एक होता है आपका selling। so इन दोनों के बीच में जो भी आपका डिफरेंस होगा that is known as which one। so ये एक अच्छा क्वेश्चन है, just try to remember this definition, ठीक है। so ये जो डिफरेंस है बाय ऑथराइज्ड डीलर का सेलिंग एंड परचेस के बीच में, so this is known as स्प्रेड। ऑब्वियसली जो भी डिफरेंस आता है दैट इज नोन एज स्प्रेड। सो मार्जिन होता है अगर हम कुछ मार्जिन रखते हैं, पर यहाँ पर जो है दैट इज डिफरेंस इज नोन एज स्प्रेड एंड ऑथराइज्ड डीलर आपका है, सो वी कैन से दिस इज नोन एज डीलर्स स्प्रेड, गॉट इट। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ए कस्टमर वांट्स टू सब्सक्राइब टू ए मैगजीन published in Paris, the exchange rate for the draft will be। देखिए जब ड्राफ्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, वांट्स टू सब्सक्राइब टू ए मैगजीन पब्लिश्ड इन द पेरिस, तो द एक्सचेंज रेट फॉर द ड्राफ्ट विल बी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, जो कस्टमर है यहाँ पर देखिए क्या होता है, कस्टमर के पास हमारा INR है, सो पेरिस में भेजेगा, वो क्या भेजेगा, एक ड्राफ्ट भेजेगा। सो यहाँ पर कस्टमर क्या जाएगा, बैंक में पे करेगा पैसा, ठीक है। सो ये रहा हमारा बैंक, बैंक को जब ये पे कर रहा है INR, उसके बैंक क्या करेगा, इसको ये सेल कर देगा, क्या कर देगा, एक आपको TT, जो ड्राफ्ट के केस में दिस इज TT, बिल नहीं है तो आपका हो जाएगा टेलीग्राफ ट्रांसफर। तो ये ड्राफ्ट रहा आपका कीवर्ड, ड्राफ्ट हमेशा बैंक का करता है, सेल करता है इन एक्सचेंज ऑफ द रुपीज, अमाउंट ऑफ बैंक को पे करेंगे, उसी अमाउंट का एक प्रीपेड वाला जो होता है हमारा, सो वो वाला आपको जितना भी अमाउंट होगा कुछ थोड़ा कमीशन रख के बैंक आपको ड्राफ्ट दे देगा। सो यहाँ पर बैंक आपको सेल कर रहा है और उसके इन रिटर्न इन एक्सचेंज ऑफ द योर रुपीज, ठीक है। सो दिस इज वेरी फंडामेंटल। तो ये जब ड्राफ्ट रहेगा, अब की वर्ड से आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, आप अभी दैट इज TT सेलिंग रेट, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। और कीवर्ड तो पता चल गया, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको कीवर्ड याद भी नहीं है आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, आप जो भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए जस्ट एनालिसिस करिएगा। ड्राफ्ट के लिए हमें पे करना है, उसके बाद ही हमें पैसा मिलेगा, गॉट इट। सो होपफुली यू गॉट इट। जब आपका ड्राफ्ट रहेगा, यहाँ पर थोड़ा देखना है कि कस्टमर यहाँ पर क्या है, आपका बाय करने के लिए गया है, तो हमें बैंक इसको सेल करेगा, ठीक है। अगर कभी नेक्स्ट वाला केस देखिए, आपको और भी थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो दैट विल बी, देखिए पढ़िए अच्छे से, योर नॉन रेसिडेंट कस्टमर प्रेजेंट्स ए ड्राफ्ट इन फॉरेन करेंसी फॉर व्हिच cover has already been provided in nostro account, the rate of exchange to be applied to the transaction will be। देखिए बहुत बड़ा सेंटेंस है, पर इस सेंटेंस को अगर हम सिंपली लैंग्वेज में बोले कि कस्टमर एक है, NRA अकाउंट है, तो एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया है जो कि फॉरेन करेंसी में है, एंड वो इसको एक्सचेंज में अपना जो है उसको आपको पैसा देना है, ठीक है। एंड इसका जो भी आपका अमाउंट है, सेटलमेंट है, उसको नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, गॉट इट। सो वो ड्राफ्ट कहाँ पर क्या होगा, बाहर के स्टेट में, मतलब जो भी है आपका बाहर आउटसाइड फॉरेन में गया होगा और अभी इंडिया में आके प्रेजेंट कर रहा है। सो मेन पॉइंट ये है कि कस्टमर हमारा यहाँ पर है और ये प्रेजेंट किया हमें ड्राफ्ट, दैट मीन्स कस्टमर हमें ड्राफ्ट दे रहा है। सो यहाँ पर रहा हमारा बैंक। सो बैंक क्या करेगा, इस जो ड्राफ्ट को परचेस करेगा, ठीक है, दैट मीन्स बाय करेगा, वी कैन से परचेस का और एक नाम है बाय, एंड उसके इन रिटर्न में जितना भी आपका वैल्यू होगा दैट वैल्यू विल बी
पेड, अमाउंट विल बी पेड, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए बाय लगेगा और ड्राफ्ट है आपका ऑब्वियसली टीटी लग रहा है। सो इसका जो आंसर है वेरी इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राफ्ट का जब बाय होता है, बैंक बाय करता है, दैट मीन्स कस्टमर जब प्रेजेंट करता है ड्राफ्ट, उस केस में हम अप्लाई करेंगे बाइंग रेट, दैट इज टीटी बाइंग रेट। जब कस्टमर को चाहिए, बैंक उसको सेल करेगा, वहां पर लगेगा टीटी सेलिंग रेट। गॉट इट? होपफुली आपका यहाँ पर फुल्ली क्लैरिटी आ गया होगा एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा केस स्टडी आपका रिपीट होगा, एक केस स्टडी दे देगा, उसके अंदर एक कीवर्ड होगा, ठीक है। कीवर्ड के साथ कॉन्सेप्ट को समझिए सो दैट यू कैन इजीली आंसर एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आपका ड्राफ्ट के बदले में अगर बीसी दे दिया होगा और क्या क्या कीवर्ड है उसको आप, जो फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर है हमारा मॉड्यूल 1 का केस स्टडी देख लीजिएगा, उसका आई थिंक लास्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपको उसको फुली डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं हम। Your importer customer has to retire his import bill. The rate of exchange to be applied. ठीक है। सो जो भी हमारा इंपोर्टर कस्टमर है वो हमें क्या कर रहा है, दैट इज ही हैज टू रिटायर हिज इंपोर्ट बिल, द रेट ऑफ एक्सचेंज टू बी अप्लाइड, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू आंसर दिस। हम ऑलरेडी अभी इंपोर्ट बिल के रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन इजीली आंसर दिस। सो यहाँ पर जो होगा ऑब्वियसली इंपोर्ट बिल अप्लाई है, सो ऑब्वियसली बिल होगा, टीटी तो होगा ही नहीं, सो आपके पास बिल बाइंग है एंड बिल सेलिंग है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इंपोर्ट, हमारा जो इंपोर्टर कस्टमर है, यहाँ पर हमारा इंपोर्टर रह गया एंड यहाँ पर आपका एक्सपोर्टर हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका ये आया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर सोचिए इंपोर्टर मतलब यहाँ से आपका सामान आएगा, सो यहाँ पर इसको एक बिल क्रिएट करके उसको भेजना होगा, देन ओनली यहाँ पर सामान आपका क्रेडिट होगा। सो यहाँ पर जो बिल उसको लाने के लिए क्या होगा, वो आपका जो है कस्टमर वो आपको पे करेगा कैश, और उसके इन रिटर्न में हमें बिल देना पड़ता है। सो यहाँ पर हम बिल को सेल करेंगे, सो यहाँ पर आपका हो गया बिल सेलिंग रेट, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ही अगर वो जैसे कि यहाँ पर हमारा बिल चला गया, तो यहाँ पर अगर जब हम एक्सपोर्ट, जैसे कि ये हो गया हमारा एक्सपोर्टर और कस्टमर, जब वो माल एक्सपोर्ट करेगा तो यहाँ से आपको कोई एक बिल मिला होगा, जैसे कि आपको पकड़ लीजिएगा ये भी आपका एक्सपोर्ट बिल। तो इस केस में वो क्या जाएगा, वो जाके आपका बैंक में प्रेजेंट करेगा, आपको उस जो है एक्सपोर्ट बिल उसको आपको इनकैश करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या करेगा, बैंक इस जो बिल को परचेस कर लेगा। सो यहाँ पर बिल परचेस बिल अप्लाई होगा, एनी रिटर्न जितना भी वैल्यू होगा वी नीड टू पे बैक टू दैट कस्टमर, ठीक है। सो उस केस में आपका बिल समथिंग लाइक बाइंग रेट अप्लाइड होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यू हैव नेगोशिएटेड an export bill of your कस्टमर इन में, एक्सपोर्ट बिल है, हम देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट बिल वही वाला एग्जांपल को थोड़ा अच्छे से एग्जांपल के साथ बोला गया है, ठीक है। नेगोशिएटेड मीन्स वी हैव एनकैश दैट, सो एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ योर कस्टमर इन मे 2009, ठीक है। So this bill has been written by the overseas buyer for some reason and the AD, the authorized dealer, has to debit his customer's account with Indian rupees. The rest to be applied which one? So क्वेश्चन को बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो अभी पहले क्या हुआ है ना, हमने इसको नेगोशिएट कर लिए, अभी हमें इसको मतलब जो भी है सेटलमेंट कर लिए थे 2009 में, और उसके बाद दैट बिल हैज बीन रिटर्न बाय द ओवरसीज बायर for some reason and the authorized dealer has to debit his customer's account with Indian rupees. सो कस्टमर का अकाउंट में हमें ऑलरेडी क्रेडिट कर लिए थे इस बिल को रिलेटेड, एंड अभी हमें या जैसे कि कोई रीजन के वजह से ओवरसीज बायर ने इसको रिटर्न कर लिया है, सो वी नीड टू पे बैक दैट, सो वी नीड टू डेबिट दैट कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर वी नीड टू डेबिट, सो जब बिल एक्सपोर्ट बिल को एनकैश हुआ होगा और नेगोशिएट हुआ होगा, तो उस केस में फर्स्ट हमारा ये जो सेंटेंस के लिए कौन सा हमारा उस टाइम अप्लाई हुआ होगा, दैट इज बिल बाइंग रेट। सो अभी क्या हो रहा है ना, हमें कस्टमर एडी को कस्टमर का ये पूछा है कि द रेट टू बी अप्लाइड विल बी, सो इस केस के लिए पूछ रहा है, नॉट कि एक्सपोर्ट बिल। अभी ऑलरेडी कस्टमर के अकाउंट में पैसा चला गया है, अभी उस अकाउंट को डेबिट करना है। सो इस अकाउंट को डेबिट करने के लिए हमारा क्या चाहिए, दैट इज टीटी सेलिंग रेट, ठीक है। दैट मीन्स कस्टमर का अकाउंट डेबिट होगा, उन इन रिटर्न वी विल गिव बैक दैट अमाउंट टू दैट ओवरसीज बायर एंड विल फॉलो द प्रोसेस, ठीक है। जो भी आपका फॉलो बैक प्रोसेस होगा, सो हमें आइदर एक फिर से इंपोर्ट बिल करना होगा,
देखिए इसको रिटर्न करना है, अभी ये एनकैश कर लिया है, दैट मीन्स इसको क्या और एक इंपोर्ट बिल क्रिएट करना है। यहाँ पर आप ऐसे एग्जांपल के साथ सेट कर सकते हैं। अभी एक्सपोर्ट बिल को एनकैश कर लिया है, अभी वो गलत कुछ हो गया एंड सम रीजन वी नीड टू कैंसिल, ऑलरेडी तो हो गया सेटलमेंट पर इसको पैसा रिटर्न करना है, ठीक है। सो उस केस में हमें ये जो कस्टमर को आइदर एक इंपोर्ट बिल क्रिएट करना है, सो इसके लिए हमें कस्टमर को अकाउंट को डेबिट करना होगा, दैट मीन्स कस्टमर का अकाउंट पे करना होगा, इन रिटर्न हमें उसको एक बिल देना है, सो दैट विल बी आल्सो इंपोर्ट बिल, सो उसको हम यहाँ पर फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। सो इंपोर्ट बिल भी हो सकता है पर यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि इंपोर्ट तो कस्टमर देगा, पर हमें ये जैसे मतलब आपका क्या है कुछ रीजन के लिए रिटर्न हो गया, सो यहाँ पर हम ड्राफ्ट में करके दे देंगे। नॉर्मल हम ये भी फॉलो कर सकते हैं। सो ड्राफ्ट एक इशू करेंगे इसके नाम में, दैट मीन्स कस्टमर अकाउंट डेबिट होगा और हम एक ड्राफ्ट इशू करेंगे, दैट मीन्स वही ऑन बिहाफ ऑफ दैट कस्टमर हम इशू करेंगे, ठीक है। और इसके नाम में ओवरसीज बायर के नाम में, सो जब हम इशू कर रहे हैं तब आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पर वो ड्राफ्ट को सेल कर रहा है इन रिटर्न ऑफ सम मनी, सो सेम कंसेप्ट है। सो इसीलिए हमारा टीटी सेलिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपका बिल इन्वॉल्व नहीं है, हमें कस्टमर अकाउंट डेबिट करना है और उस अकाउंट को कोई एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू में हमें उसको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। सो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ऐसे ही रहता है, यू जस्ट नीड टू आंसर। आपको इस एक्सपोर्ट बिल को डायरेक्ट मार के ना आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड जैसे पता है ना एक्सपोर्ट बिल है तो हमें बिल को बाय करना है, दैट इज बिल बाइंग नहीं करिएगा। हमारा क्वेश्चन ये लास्ट लाइन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 27, on which of the following TT buying rate will not be applied? सो यहाँ पर कुछ केसेस है, सो यू कैन इजीली जस्ट ट्राई टू आंसर दिस, ठीक है। सो ऑन व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग जब हमारा टीटी बाइंग रेट विल नॉट बी अप्लाई, सो ऑब्वियसली देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट ट्राई टू आंसर दिस। टीटी बाइंग रेट देखिए कब होता है, बाइंग मतलब क्या है कि कोई भी आएगा कस्टमर एक फॉर एग्जांपल डीडी लेके आएगा, वो उसको इनकैश करना चाहता है, तो बैंक क्या करेगा इसको बाय कर लेगा, उसके बिहाफ में जो भी आपका इन रिटर्न कुछ भी उसका एक्सचेंज वैल्यू होगा दैट विल बी पेड टू दैट कस्टमर। तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर बाय कर ले रहा है, ठीक है। देख लीजिए पेमेंट ऑफ डीडी ड्रॉन ऑन द पेइंग बैंक, तो जो भी आपका डीडी है, डीडी मतलब आपका डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है, उसका पेमेंट के लिए डीडी को बाय करना होगा और उसको एनकैश करके कस्टमर के अकाउंट में हमें क्रेडिट करना होगा, सो ये तो सही है, ठीक है। सो नेक्स्ट है कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड एंड टीटी एंड एमटी, सो जो भी हम टीटी एंड एमटी उसको करते हैं पहले, जो भी हम करते हैं जैसे कि जो भी करते हैं ना, जब उसको हम डीडी को कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या लग जाएगा, इसके लिए हमें टीटी बाइंग रेट लग रहा है, तो जब कैंसिलेशन करेंगे तो हम डीडी को खरीद लेंगे, उसके लिए पैसा रिटर्न करेंगे, दैट मीन्स टीटी सेलिंग। जब कैंसिलेशन होगा जो भी आपका ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल को याद रखिए, कैंसिलेशन अगर रहेगा उसी का जो भी आंसर है, जैसे पेमेंट ऑफ डीडी होता है अगर डीडी क्रिएट किया जाता है, ठीक है। सो अगर डीडी क्रिएट किया जाता है तो हमारा होता है टीटी सेलिंग। सो यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑफ डीडी हुआ है दैट इज टीटी बाइंग, अगर पेमेंट कैंसिलेशन ऑफ दैट पेमेंट होगा देन टीटी सेलिंग, ठीक है, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी एंड एमटी, सो जो भी हमारा टीटी आउटवर्ड एंड एमटी होता है बैंक क्या करता है उसको सेल करता है। सो यहाँ पर आपका ये आपका टीटी बाइंग रेट होगा, फर्स्ट नॉर्मली होता है, कैंसिलेशन आपका अपोजिट होगा। सो कन्वर्सन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन, सो जो भी आपका कन्वर्सन इंस्ट्रूमेंट होगा दैट मीन्स ये इंस्ट्रूमेंट को बैंक क्या कर लेगा, बैंक के पर्सपेक्टिव में सोचिए, बैंक बाय कर लेगा और उसको इनकैश कर लेगा, कन्वर्सन कर लेगा, ठीक है। सो जो भी आपका कलेक्शन अकाउंट होगा वहाँ पर क्रेडिट करेगा, सो यहाँ पर भी आपका सही है। सो परचेस ऑफ फॉरेन डीडी ड्रॉन अब्रोड, सो परचेस कस्टमर कोई एक परचेस किया, जब डीडी परचेस होता है तो यहाँ पर क्या होता है बैंक सेल करता है, सो यहाँ पर कौन सा वाला अप्लाई होगा, टीटी सॉरी सेलिंग रेट। सो यहाँ पर देखिए ये पूछा है परचेस ऑफ द फॉरेन डीडी ड्रॉन अब्रोड, ठीक है। सो अगर यहाँ पर एक सेंटेंस होता आपका कैंसिलेशन कैंसिलेशन ऑफ द परचेस ऑफ दैट डीडी ऑलरेडी ड्रॉन अब्रोड, ठीक है। सो ये अगर कैंसिलेशन ऐड होता था ओरिजिनली क्या आंसर है दैट इज टीटी सेलिंग रेट, अगर कैंसिलेशन होता है दैट विल बी टीटी बाइंग रेट, गॉट इट। सो अभी इस आंसर के लिए जो है हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। सो ये रहा आज का हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो इससे पहले देख लीजिए नेक्स्ट हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट कवर होगा, सो बना रहिए हमारे साथ और ये सेशन को थोड़ा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ एंड let this community to grow further so that we will have some more and more awesome classes for your preparation, ठीक है। सो चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीटी सेलिंग रेट विल नॉट अप्लाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आप इसको याद रखिए, फुली सेंटेंस को आपको पता चल जाएगा कि टीटी बाइंग कहाँ पर होता है, टीटी सेलिंग, ठीक है। सो टीटी सेलिंग कहाँ पर आपका अप्लाई नहीं होगा, देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स,
सो जो भी आपका ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल है, तो जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं यहाँ पर आपका टीटी सेलिंग रेट अप्लाइड होता है, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल्स, सो इसके लिए आपका टीटी सेलिंग रेट नहीं, टीटी बाइंग रेट अप्लाइड होता है, सो ये वाला नहीं। सो इशू ऑफ फॉरेन डीडी एंड एमटी, सो फॉरेन डीडी एंड एमटी आपको मैं बोला कि जब इशू होता है तब बैंक उसको देता है, मतलब आपका कस्टमर को वो सेल करता है, उसके इन रिटर्न जो भी आपका अमाउंट होता है कस्टमर अकाउंट को हम डेबिट मारते हैं, ठीक है। सो ये आपका है टीटी सेलिंग है। कैंसलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी एंड एमटी, जब हम आउटवर्ड टीटी कुछ भी हम इशू करते हैं दैट इज उसके लिए क्या होता है, हमारा टीटी बाइंग रेट होता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर को हमने सेल कर लिए, इसको हमने कैंसिल कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टीटी बाइंग रेट। सो ये भी हो जाएगा आपका टीटी बाइंग रेट। देखिए क्रिस्टलाइजेशन वर्ड यूज हुआ है, नॉट ओनली आपका एक्सपोर्ट बिल का सेटलमेंट नहीं कि इशू एक्सपोर्ट बिल एंड सेटलमेंट ऑफ दैट इंपोर्ट बिल, ऐसा नहीं है, आपका क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। सो जब क्रिस्टलाइजेशन वर्ड यूज होगा दैट विल बी दैट इज टीटी विल बी अप्लाइड, ठीक है। सो यहाँ पर आपका टीटी से लेंगे, सो कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर ई है, बोथ बी एंड डी इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस, दैट मीन्स for both B and D, TT selling rate will not apply. Which rate will be applied? That is TT buying rate. Got it? So यहाँ से आपका होपफुली फंडामेंटल थोड़ा क्लियर हो गया होगा, और जो सेशन है उसको भी देख लीजिएगा। बैंक के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सोचिएगा कैसे हम बैंक सेटलमेंट करता है। अगर बैंक कस्टमर को सेल करता है, ये वाला याद रखिए, अगर बैंक कस्टमर को इंस्ट्रूमेंट सेल करता है तो हमारा सेल होगा, ठीक है। अगर टेलीग्राफ ट्रांसफर, जो अगर बिल नहीं है, एक्सपेक्ट एनी टाइप्स ऑफ बिल, सब कुछ आपका हो जाएगा टेलीग्राफ में, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट और कुछ एग्जाम्पल के सेशन को फॉलो करिएगा। और अगर बैंक, अगर कोई आया है डिमांड ड्राफ्ट को तोड़ने के लिए, मतलब आपका इनकेस करने के लिए, बैंक क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट को बाय कर लेगा, ठीक है। सो देख लीजिएगा कि बैंक कस्टमर से उसको हम रिसीव कर रहे हैं या नहीं। अगर बैंक रिसीव कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पर आपका लग जाएगा क्या, बाइंग रेट, ठीक है। और उसके एक्सचेंज पे जो भी अमाउंट होगा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो यही पर्सपेक्टिव के सोचिएगा, दोनों आप आंसर बिल एंड टीटी को आंसर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वाला ये वाला सेशन है, होपफुली आपको जो प्रिपरेशन में थोड़ा हमारा सेशन एड ऑन हुआ होगा, ठीक है। सो हमारा भी वही मतलब प्लानिंग है कि आप लोगों का प्रिपरेशन के लिए तो बहुत सारा सेशन लाया जाए, पर अभी जितना हो पा रहा है हम करते हैं, क्योंकि काम आप भी कर रहे हैं और ऑल्सो वी आर ऑल्सो डूइंग द वर्क, सो स्टिल trying to manage the things. Or if you like the session, then just like, share and subscribe to our channel, and also share with your friends those who are preparing for the upcoming exams as well, CIB एग्जाम्स, ठीक है। और होपफुली आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। और मेन इंपॉर्टेंट, आई always mention that just try to analyze the question. CIB is all about the analysis, ठीक है। The more you cover, the more concept you will know, and the more you analyze, the more कंफर्टेबल यू विल फील इन द एग्जाम, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू अपकमिंग सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंड ऑल्सो सी यू गाइस सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।